शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में सियासी तपिश बढ़ गई है। पारा थोड़ा नीचे आया है क्योंकि मानसून का सीजन है, लेकिन सियासी गर्मी ने लोगों को भिगा दिया है। एक और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी एकजुटता में सेंध लगाने में जुट गई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के जरिए देश को विपक्ष एकजुटता का संकेत दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष के किलों को ढहाने की रणनीति पर काम कर रही है। महाराष्ट्र जीता जागता उदाहरण है। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट इसका जीता जागता उदाहरण रहा। इन सब के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहा है और अब आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया। इसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कहते नजर आ रहे हैं कि वे नफरत का माहौल बना रहे हैं, लोगों में डर फैला रहे हैं, लेकिन अब देश में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और आने वाले चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और नफरत की दुकान हार जाएगी। लेकिन बीजेपी को हराना क्या विपक्ष के लिए इतना आसान होगा? जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी को झटका दिया है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी महागठबंधन बिहार में भी फूट डाल देगी। फूट डालने की रणनीति पर काम करने में जिस तरीके से तमाम पार्टियां जुटी हैं, ऐसे में इन सब के बीच सवाल यहाँ ये उठता है, क्या कांग्रेस ये प्रधानमंत्री के खिलाफ वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब और धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत की दुकान की इस गेम में जीत प्रधानमंत्री की नहीं होगी? इस वीडियो के जरिए क्या कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोई काम नहीं करते, सिर्फ नफरत फैलाते हैं? क्या इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी बहुत बड़ा राजनीति का चेहरा है और साथ ही विपक्ष एक बड़ा चेहरा लेकर के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को हरा देगा? इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कुछ इसमें कहा गया है, दिखाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो इस साल कई राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी एकजुटता में सेंध लगाने में जुट गई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के जरिए देश को विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष के किलों को ढहाने की रणनीति पर काम कर रही थी। महाराष्ट्र की सियासत इसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुटा है। आज कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी से मोहब्बत के जरिए 2024 के चुनाव में जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ताकत को मैं भी देखना चाहूंगा मिस्टर राहुल। कर्नाटक में दिखाया था ना, 2024 में फिर दिखाऊंगा। आपकी नफरत के बाजार में सिर्फ मेरी मोहब्बत की दुकान का डंका बजेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात अभी से पिछने लगी है। हिमाचल और कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस का जोश आई है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब बाकी राज्यों के साथ ही साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के सपने देखने लगी है। कांग्रेस की ताकत को देखते हुए वो दल जो कुछ समय से ग्रैंड ओल्ड पार्टी को तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो भी कांग्रेस के करीब जाने की कोशिश में लगे हैं। विदेशों में मोहब्बत की दुकान लगाकर आए राहुल गांधी अब देश में भी मोहब्बत का संदेश लेकर जीत की इबारत लिखने की तैयारी में जुटे हैं। मोहब्बत वो ताकत है जो आपके डर और नफरत की इमारत की एक एक ईंट हिला सकती है।
इसके पहले मंगलवार को भी कांग्रेस ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया था, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी को विभाजनकारी रणनीति अपनाते हुए और राहुल गांधी को नफरत का बाजार हटाकर उसकी जगह मोहब्बत की दुकान लिखते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को जारी कर कांग्रेस बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साध रही है और पीएम नरेंद्र मोदी पर देश में नफरत और डर फैलाने का आरोप भी लगा रही है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आई है और वो मोहब्बत के जरिए लोगों के दिलों में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने में जुट गई है और बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन 2024 में तस्वीर क्या बनेगी, ये तो समय आने पर ही पता चल सकेगा। लेकिन चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति को लेकर चिंतन मंथन कर रही हैं। जो सफल होगा वो सत्ता में बैठेगा और जो हारेगा वो 5 साल विपक्ष की भूमिका में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी। अब आपको बता देते हैं कि इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय वर्मा जी होंगे, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। माफ कीजिएगा, ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ ही प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। राजेश शर्मा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर और साथ ही प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। सबसे पहले ऋषभ तिवारी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपसे बहुत कड़वा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से ये वीडियो ट्विटर पे जारी किया है उसमें सीधा सीधा संदेश वो दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं देश में और भाजपा भी यही काम कर रही है। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए। नफरत किसने फैलाया है देश में और कौन झूठी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, ये देश के इतिहास ने देश को बताया है। केवल चुनावी राजनीति के लिए अपने आप को एक स्वच्छ कैरेक्टर का दिखाना और निष्पक्ष राजनीति की बात करना, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। स्पष्ट मैं पूछता हूं, इनकी ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश में सिखों के दंगे करा दिए? इनकी ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो आपातकाल ला दिया? इनकी वो कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो अनेक दंगे कराए? इनकी वो कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो अफजल को अफजल जी कहते हैं? इनकी वो कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो अलगाववादियों के जाके यहाँ बिरयानी खाते हैं? इनकी कौन सी वो मोहब्बत की दुकान है जो देश में न जाने कितने ऐसे दंगे जो कांग्रेस के कार्यकाल में देखे गए? तो केवल मोहब्बत शब्द बोल देने से दिल में, नियत में, नेतृत्व में मोहब्बत नहीं आती है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी, क्योंकि देश ने देखा है नफरत किसने किया है और देश के विकास के लिए मोहब्बत लेकर कौन चला है। अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, ये जो ट्विटर पे वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है या फिर राहुल गांधी के छवि को बड़ा दिखाने की कोशिश है? क्योंकि मोहब्बत वर्सेस नफरत बता रहे हैं, तो ऐसे में इस वीडियो के जरिए क्या कहने का संदेश है? क्या प्रधानमंत्री देश में सिर्फ नफरत बांट रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया? प्रीति जी, ये देश के 144 करोड़ लोगों की आवाज है। उसमें से इन भाजपा के चिंटू पिंटू बुद्धिमान प्रवक्ताओं को हटा दीजिए, इनके आईटी सेल को जो सुबह शाम डेमोग्राफी लगाता है, और इनके नेताओं को हटा दीजिए। बाकी ये देश की आवाज है, हमारी आवाज नहीं है। देश के लोगों की हमारे पास मांग आती है कि बताइए क्या चल रहा है देश में। जून 26 को एक मीटिंग चल रही थी मध्य प्रदेश में, साहब गए थे वहां दौरा करके, और मीटिंग में कह रहे थे, मित्रों ये सारे जो फोटो सेशन के जनक हैं, जो इवेंट्स के जनक हैं, जो छोटी कंट्रियों में, बड़ी कंट्रियों में जाकर हिंदुस्तान के करोड़ों अरबों रुपए का इवेंट्स कराते हैं और वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद कराते हैं, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, वो इवेंट्स के जनक कहते हैं ये फोटो सेशन है। अरे भाई, फोटो सेशन तो आप माहिर हैं इस चीज के। इधर एक्सीडेंट ट्रेन का होता है, उधर 4 ड्रेस बदली जाती हैं। इधर हम जाते हैं गुफा में दर्शन करने तो कैमरे सेट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मामा आ जाते हैं मुख्यमंत्री, आपको प्रॉब्लम सिक्योरिटी ले जाती है। कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या प्रधानमंत्री के कैमरों से? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप कहना क्या चाह रहे हैं, वह एकदम लॉजिकल बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं। किसी चीज में नफरत को नफरत आप कैमरा तो क्या प्रधानमंत्री से विपक्षियों को क्या कैमरे से प्रॉब्लम है? तो ऐसे नहीं सुनिए सर, एक सेकंड अजय जी, तो विपक्षियों की जितनी पार्टी हो रही है वहां कैमरा बैन कर दीजिए। देखिए,
नफरत को नहीं, इसका जवाब दीजिए पहले आप कैमरा बैन कर दीजिए। क्या आप यहाँ से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई भी मीटिंग करती है विपक्षी पार्टी तो वहाँ प्रेस नहीं जाएगी, वहाँ कैमरा नहीं जाएगा? अरे क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी विदेश गए थे, ट्रक पे उन्होंने सवारी की थी, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कराया। अरे सर, एक तरफा नहीं, आप ठीक है अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, कैमरे की बात आप लोग यूज नहीं करते क्या? अगर हम कैमरा आप लगाइए, लेकिन गुफा के अंदर भी पूजा में कैमरा ले जाएंगे, और एलजी दिल्ली के अगर आ जाएंगे तो एलजी अगले दिन नौकरी ट्रक वालों से मुलाकात करने के समय में जब आप ड्राइवर से बात करते हैं तो वहाँ कैमरे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री नहीं है राहुल गांधी, प्रीति जी, वो एक सामान्य नागरिक है। आप राहुल गांधी का कंपैरिजन प्रधानमंत्री से इस वीडियो में कर रहे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए, भारत के लोकतंत्र में एक आम आदमी भी कर सकता है अपोजिशन का। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, वो कंपैरिजन फिर क्यों आप तुलना कर रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से तुलना, मोहब्बत की दुकान से नफरत की तुलना? इस लोकतंत्र में भारत का संविधान सबको ये आजादी देता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम, इस पे भी आप लोग लगा देंगे क्या तानाशाही? वैसे ही भारत का जन्म 2014 में हुआ था। एक इनकी होने वाली देश की डिप्टी पीएम कहती है 14 से पहले ना भारत था, ना रेल थी, ना मेल थी, ना जेल थी, ना जहाज थे, ना पानी था, ना आप थे, ना हम थे, ना सभ्यता थी, ना नौकरी थी, ना वाटर था, कुछ नहीं था। ये सब 2014 के बाद जनक है इनके, यही इनके जो जनक है। बहुत तार्किक नहीं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन बहुत तार्किक नहीं लगी इनकी बात। वीडियो बहुत बड़ा है, संदेश देने की कोशिश 2024 के लिए कांग्रेस बहुत बड़ा कर रही है, बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन तार्किक बातें क्या है इसमें? वीडियो जारी किया गया जिसमें कह रहे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो मैं खोलने आया था उसके जरिए 2024 हम जीत जाएंगे। देखिए प्रीति जी, मुझे तो इस वीडियो में बड़ी खामी नजर आती है। हाँ। और वो खामी नजर ये आती है कि लगता है वीडियो बनाने वाले कांग्रेस के लोगों ने अपने नेता के लिए बुरे शब्द नहीं कहने की ठान ले रखी थी, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वरना नरेंद्र मोदी जी कब राहुल गांधी को मिस्टर राहुल बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी तो राहुल गांधी को ट्यूबलाइट बोलते हैं, राहुल गांधी को शहजादे बोलते हैं, राहुल गांधी को चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग बोलते हैं। तो इतनी हिम्मत कांग्रेस के लोगों में होनी चाहिए थी कि जब कम से कम एक ऐड बना रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की जुबान से वही नफरत वाली भाषा निकालते जो राहुल गांधी के लिए वो बोलते रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखी। मोहब्बत की बात तो वो करते रहे, तब वो एस्टैब्लिश होता कि एक्चुअल में नफरत और मोहब्बत का डिफरेंस क्या है। तो मैं तो इस वीडियो में बहुत बड़ी कमी देख रहा हूं जी। 2024 के लिए कह रहे हैं हम लोग जीत कर आएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2024 चुनाव से पहले हर पार्टी कहती है कि हम जीत कर आएंगे। कोई पार्टी ऐसी हो जो कहे कि हम जीत कर नहीं आएंगे, लेकिन 2024 के लिए अभी समा क्या बन रहा है, किधर बन रहा है, हवा किधर चल रही है, क्या 2019 की तरह 2024 में हालात हैं, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। विपक्ष क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को डैमेज करने की कोशिश, उनकी भूमिका को, क्योंकि नफरत कह रहे हैं बार बार, उस वीडियो में सीधा सीधा है कि आप नफरत फैलाते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं, वीडियो हमने चलाया भी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं लेकिन आप जहर बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो उस बात को तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं उस एड में, और सिर्फ कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं कि कर्नाटक में जो हमने किया वो 2024 में दिखेगा। अरे हिमाचल को आपने क्यों छोड़ दिया? दूसरी जीत को आप क्यों नहीं महत्व दे रहे? तो इसलिए ये ऐड तो मुझे लगता है इस पे बहुत काम करने की जरूरत थी। ये ऐड प्रॉपर ढंग से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को या कांग्रेस के काम को नहीं दिखा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ जी। ठीक है, हमारे साथ राजीव जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत है। राजेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। राजेश जी, आपने वीडियो क्लिप देखा ही होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर पे वीडियो जारी किया गया है जिसमें उस वीडियो में राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री एनिमेटेड कार्टून के तौर पर हैं, और ऐसे में राहुल गांधी उन्हें कहते हैं प्रधानमंत्री को कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर मैं आया हूं और 2024 इस मोहब्बत की दुकान से ही हम जीतेंगे, नफरत की दुकान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारेंगे। मुझे एक बात याद आती है, अगर आपको ध्यान हो तो नेहरू जी ने
मसूर साहिर मजरू सुल्तानपुरी को इसलिए अंदर जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने वो हिटलर का चेला बोला था और वो प्रधानमंत्री थे कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट आप ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकते। और आप इस प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोल दो, हिटलर बोल दो, आप मुसोलिनी बोल दो, कुत्ता बोल दो, कुछ भी कह दो, और आज नफरत की दुकान खोलना कह दो, कुछ भी कह दो और सब चीज जायज है। बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना और इस तरीके का वीडियो बनाना सही नहीं है। दूसरा, अब मोहब्बत तिजारत बन गई है, ये आपको बताऊं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मोहब्बत है और क्या प्यार दिखाने की बात है। ये वही लोग प्यार दिखा रहे हैं जिन्होंने आज इस भारत के अंदर में 1984 में सिख के दंगे करे, और सिख के दंगे करने वाला जो आदमी था, जो आदमी जिसके पालने में वो खेलते रहते थे, सज्जन कुमार और टाइटलर के साथ में आपने राहुल गांधी की फोटो देखी होगी बचपने में साथ में खेलते हुए, वही लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। उन्हीं के पिताजी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो कहते हैं कि एक पेड़ गिर जाता है तो इस तरीके से लोग मर जाते हैं। वही राहुल गांधी जिनको जन्म घुट्टी कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने दिया है, उन लोगों ने इस देश के अंदर में जो चीज किया, सिख राइट से लेकर के आप अगर 1983 के नैनी के अंदर असम में, इनको किसी एक जात से नहीं है, सिखों को मारा, वहां पे 83 के अंदर में वहां मुसलमानों को मरवाया सिर्फ राजनीतिक कारण से, और वहां पे 2000 मुसलमान असम में मरे थे। 1975 में अगर आप देख लो तो इमरजेंसी में इन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई है, उस टाइम पे नसबंदियां कराई है लाखों करोड़ों लोगों की। क्या कर रहे थे ये लोग? 1969 अगर हम ले लें तो गुजरात में राइड कराते हैं, 1966 ले लें तो साधुओं पे गोली चलवाते हैं क्योंकि वो गौहत्या के अगेंस्ट जाते हैं। 1989 के अंदर में भागलपुर का राइड देख लें, कश्मीरी हिंदुओं से इनका प्यार क्यों नहीं जागा जब उनको निकाला जा रहा था 89 के अंदर में राजीव गांधी का टर्म के मामले में, उनके साथ जो जातियां हो रही थी। मुजफ्फरनगर के राइड के टाइम पे 2013 में क्यों नहीं हुआ? आप देख लो, पूरे देश के अंदर भी इन लोगों ने यही सारी चीजें करी है, और ये आज मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है जिन्होंने आज तक नफरत, कत्ल और एक जात के साथ नहीं, इन्होंने मुस्लिम के साथ किया, इन्होंने हिंदुओं के साथ किया, इन्होंने हर किसी के साथ किया। आज सबको कहीं ना कहीं इस तरीके से धकेलने वाले लोग मोहब्बत की बात। मैं टोक रहा था कि राजेश जी पूरा अतीत तो गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नफरत ही फैला रही थी, लेकिन आज के संदर्भ में जो मणिपुर में हो रहा है, इनके मुंह में ताले लगे। उदाहरण भी नहीं देना चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। अरे चलिए मान लिया जी राजेश जी कि कांग्रेस पहले नफरत फैलाती थी, आज मोहब्बत की बात तो कर रही है ना, तो आज मोहब्बत की बात करने में दूसरे लोग पीछे क्यों हैं? प्रीति जी, भाई मोहब्बत का तो सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कोई मोहब्बत की बात कर रहा है तो आप उनके पुराने अतीत लेके आप उसको खारिज कर रहे हैं। अब इसमें भी एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं जिस पर डाउट्स हैं। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, आज यही राहुल गांधी भारत से तो मोहब्बत कर ले, भारत से बाहर जा करके हर कंट्री में भारत की बुराई करके आ रहे हैं। राम से तो मोहब्बत कर ले, राम के मंदिर बनने पे रोज अपोज करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे। प्यार ये नहीं है किनसे ऐसा मोहब्बत आप करते कैसे हैं? कह सकते हैं? कैसे ये किनसे मोहब्बत करते हैं? ये बाटला हाउस में जो आतंकवादी होते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। नहीं है, किस तरीके की बात करते प्यार हैं? नहीं है। ठीक है, आपको प्यार है, ये कैसे साबित होगा? अरे प्यार क्या? आपको बता रहे हैं बाटला हाउस के टेररिस्ट याकूब मेनन को फांसी मिले, उसके लिए ये लोग मोहब्बत दिखाते हैं। अफजल गुरु के लिए कहते हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरीके के लोगों के साथ खड़े होते हैं। इनसे मोहब्बत है इनको। अरे वो जो नारे लगा रहे थे उसको तो कश्मीर उनके साथ जाकर के खड़े होते हैं, उनके साथ जाकर के आपके राहुल गांधी खड़े होते हैं। किस तरह की मोहब्बत की आप मत बोला कीजिए। चलिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी के प्रवक्ता नहीं ये बोल रहे हैं, कैसी बात? अरे भारत से प्रेम अगर होता तो भारत के बाहर जाके कोई किसी देश का नेता बाहर जाकर के उस देश की बदनामी नहीं करता, उस देश के लोकतंत्र की बदनामी नहीं करता। भारत जैसा लोकतंत्र भारत से प्यार है। राजेश जी बोलने दीजिए। ऋषभ तिवारी। प्रीति जी, इन्होंने मोहब्बत की बात कही है, इनको केवल मोहब्बत अपनी सत्ता से है, सत्ता से बेदखल है, ये सत्ता में आने के लिए मोहब्बत करते हैं। और प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही, मणिपुर पे कुछ बोल लेते। मणिपुर पे तो आदरणीय अमित शाह जी ने कमेटियां बनाई NEDA के तहत, हेमंता बिस्वा शर्मा जी 10 जुलाई को जाके विजिलेंस के तहत उन्होंने बातें भी रखी और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन आज तक यह नहीं देखा गया है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता, नेहरू जी को छोड़कर, अब की राजनीति, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, भी इतिहास की बात नहीं करूंगा। वर्तमान में RSS जिसके लिए नफरत घोलते हैं, वो RSS जिसके अंदर 1 लाख
70,000 प्रोजेक्ट इस देश कल्याण के लिए चल रहा है, 26,000 इकोनॉमिक रिएक्शन के लिए चल रहा है, 26,000 से ज्यादा वेलफेयर सोशल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 30,000 से ज्यादा एजुकेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 86,883 एजुकेशन प्रोजेक्ट वहां पे गांव में चल रहे हैं, 4,000 से 1 करोड़ यूनिट्स में डेवलप हो रहे हैं। कभी तो मोहब्बत की बात आपने नहीं कही उस संघ के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी संरचना को कुर्बान किया हुआ है। आज तक आपके मुंह से हमने कभी नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम अखंड भारत राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो हमारे लिए श्रद्धा है, नियत और नेतृत्व क्लियर है कि हमें अंतिम व्यक्ति का विकास करना है। हमें भी अच्छा लगेगा अगर विपक्ष मजबूती से आए, देश हित पे एक स्वर में बोले, लेकिन आपके दिल दिमाग और नियत में केवल नफरत है, मोहब्बत चुनावी एजेंडा है और जनता इस मोहब्बत को, इस बेवफाई मोहब्बत को बखूबी समझती है। ठीक है, क्या कहेंगे अजय जी? बेवफाई मोहब्बत मित्रों, मोहब्बत 50-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये आज संसद में सुपड़का की हंसी सुनाई दे रही है। ये 6 करोड़ भारतवासी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रीति जी, बड़ा शर्मनाक है, बड़ा निंदनीय है कि प्रधानमंत्री बड़े सम्मानीय होते हैं, देश के होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। और एक बार नहीं, जब वो दसियों बार इस तरह की भाषण और इस तरह की बातें करते हो, अभी कह रहे थे 20 लाख करोड़ के इन लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए घोटाला करा है। और वही सारे घोटालेबाज जब भाजपा में आ जाते हैं तो वो बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में आके साफ होके, शुद्ध होके, बिल्कुल सीधे होके ईमानदार बन जाते हैं। इनकी नीति भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। ये देश के लोग तय कर चुके हैं। इनके पास कोई वर्तमान में मुद्दे नहीं है, इनके पास वर्तमान में कोई मुद्दे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक भाजपा के भाजपा ने क्या कर रखा है, इनके आईटी सेल की क्रोनोलॉजी बताऊं कि किसी को किसी रूप में कोई मुखौटे चेहरे, कोई सेल कंपनी नहीं होती जैसे मैन कंपनी की, लोगों को सेट कर रखा है कि आप जाइए। 1 लाख से ज्यादा इनके पेज पर बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछना मैं बता फाइनल कर दूं मैं। हाँ बोलिए, फिर इनका भी जवाब देंगे, आपका दे रहा हूं कि इस देश को इस वक्त जरूरत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार मिले। भारत का जो शांति का स्वरूप है, जो शांति का रूप है, उसकी पुनर्स्थापना हो। तो देश में केवल आप बाहर जाएंगे मिस्र में तो मस्जिद जाएंगे, टोपी पहनेंगे, सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और यहाँ आएंगे तो हिंदू मुस्लिम के राग गाएंगे, यहाँ आएंगे। आखिर ये डबल नीति क्यों है भाई? आप देश चला रहे हैं। चलिए ऋषभ जी, डबल नीति नहीं चलानी चाहिए। दो सीधा सा प्रश्न है आपके वक्त से निकाल। बड़ी खबर की ओर रुख करना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की हमारे पास आ रही है। कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। कन्हैया को एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया है। तो कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, जीएनयू से पीएचडी कर रहे थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा कन्हैया कुमार ने और अब कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। एनएसयूआई के प्रभारी बनाए गए हैं कन्हैया कुमार। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने बड़े चेहरों में चेंजेस कर रही है और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद को बदला जा रहा है, वैसे ही अब कांग्रेस भी एक एक करके अब उन्हें जो लग रहा है कि राष्ट्रीय चेहरे हैं उन्हें प्रमुख पद पर बिठाया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ रवि शराफ भी जुड़ गए। एक बार रवि शराफ की ओर रुक कर लेंगे और रवि शराफ से पूछ लेते क्या कुछ चल रहा है। रवि, अचानक कन्हैया कुमार का एनएसयूआई का प्रभारी बना दिया जाना, जबकि वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ हैं और बड़े चेहरे हैं कन्हैया कुमार, यूथ उनके साथ काफी कनेक्टेड है, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रीति, देखिए लंबे समय के बाद कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि संगठन में कई सारी जिम्मेदारियों को लेकर कयास लगाया जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए कन्हैया कुमार। राहुल गांधी के साथ लगातार वो यात्रा करते हुए नजर आए। भारत यात्री थे, राहुल गांधी के साथ उन्होंने पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया है। उसके बाद उन्हें एनएसयूआई की कमान दी गई है, प्रभारी नियुक्त किया गया है। यानी कि एनएसयूआई में जो संगठन फेरबदल होगा, जो रणनीति तैयार की जाएगी, जो कार्यक्रम रखा जाएगा, उन सब में दखल होगा कन्हैया कुमार का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया कुमार छात्र राजनीति करते रहे और एनएसयूआई भी छात्र संगठन है, तो ऐसे में छात्र राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रहे कन्हैया कुमार, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसीलिए एनएसयूआई का कमान उन्हें दिया गया है। यानी कि संगठन के रूप में अब कन्हैया कुमार एनएसयूआई के लिए काम करेंगे और जवाबदेही और जिम्मेदारी कन्हैया कुमार की होगी। और पहले भी कई बार ये अटकलें लगाया जा रहा था कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बनाया जा सकता है। बिहार से आते हैं तो बिहार में उनको जिम्मेदारी। क्या कन्हैया कुमार, आप जैसा बता रहे हैं कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कन्हैया कुमार को बिठाया गया है, तो क्या 2024 के लिए ये तैयारी के तौर पर माने, क्योंकि यूथ
को शायद कन्हैया कुमार बहुत आसानी से कनेक्ट करके कांग्रेस तक खींच लाएं, वोट में बदल दें। क्या इसे ऐसे भी देख सकते हैं? देखिए, वोट की राजनीति से ये अलग है। एनएसयूआई का जो संगठन है वो छात्रों के बीच की राजनीति जो होती है, छात्र मूवमेंट जो होता है वो तय किया जाता है एनएसयूआई के जरिए। तो ऐसे में छात्रों को मोबिलाइज करना हो, उनके जो इशू हैं, उनके जो मुद्दे हैं, छात्र राजनीति से जुड़ी हुई बात हो। रवि, हमारे साथ एक गेस्ट बैठे हैं इस डिबेट में, कांग्रेस के ही नेता हैं हमारे साथ अजय वर्मा जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं? एनएसयूआई का जो संगठन हमारा है, ये मैं भी एनएसयूआई में महामंत्री और प्रभारी प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहा हूँ 84 से 89 के बीच। तो ये संगठन ऐसा नहीं है कि कोई नया बना के कर दिया जाए। यूथ को जोड़ने के लिए देश और प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और ऐसे में लगातार इस वक्त देश में बड़ी खबरें आ रही हैं, चल रही हैं, और ऐसे में आज एनसीपी की बड़ी बैठक शरद पवार की दिल्ली में थी। शरद पवार की मीटिंग ओवर होने के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं जल्दी से आपको लिए चलते हैं, उसके बाद फिर वापस डिबेट में लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि political party got more power and they got every right to take appropriate steps. In fact, political party not every. Come on. मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कोई कुछ चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। आयोग या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोग चढ़ाई दिए, चुनाव आयोग पे तो मामला पहुंच गया है, क्या अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? बात अच्छी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एफएसएल दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। अजीत पवार ने ये भी कहा, 1 minute, वो 30 तारीख का साइन किया हुआ है, वो 5 तारीख को चुनाव आयोग पहुंचता है। आपकी चिट्ठी 30 तारीख को ईमेल से भेजी गई है, 30 तारीख को पहुंचती है। इससे क्या कहेंगे? क्या ये चिट्ठी के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा? मुझे मालूम है इस देश में इन्फॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज भी कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का भी कोई दरवाजा खटखटाया है। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा, इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। आपको एक बार मौका दिया। आफ्टर डिफेक्शन पवार साहब बोल रहे हैं अजीत पवार के साथ है, ऐसे में क्या आपके साथ और विधायक आएंगे जो बात जो विधायक है, क्या उनका समर्थन?
इसमें क्या मतलब हो रहा है? इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व है उसको छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते हैं, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में टूटेगी? ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव डालने के लिए, वीक करने के लिए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, और 10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तो इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपको एक बार मौका आप लीजिए एकनाथ शिंदे की कैंप में बेचैनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है, आपने कहा 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है स्टेज पर, मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो मुझे प्राइवेट कीजिए। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा आणि होल्डिंग लागतायत महाराष्ट्रामध्ये. सही गोष्ट कुछ जगहों पर ये चीज नोटिस में आई थी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था. क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे एक पत्र सामने आया था. कुछ नहीं, एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में। थोड़ी देर पहले एनसीपी की बैठक थी, तमाम बड़े जो नेता हैं एनसीपी के वो आए हुए थे दिल्ली। अब ऐसे में शरद पवार कह रहे हैं कि अभी आज जो बैठक हुई है उससे तमाम एनसीपी के लोगों का हौसला बढ़ा है और मैं अभी भी एनसीपी का अध्यक्ष हूँ। बहरहाल आगे क्या होगा एनसीपी में आपको बताते रहेंगे, लेकिन वापस डिबेट में चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। ऋषभ तिवारी सवाल पूछना चाहते थे कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी से। जल्दी से ऋषभ तिवारी इसका सवाल जी, इन्होंने कहा कि जो भाजपा में जाता है वो वॉशिंग मशीन है, वहां जाके बिल्कुल गंदगी साफ हो जाती है, दूध का धुला हो जाता है। तो ये मान रहे हैं कि इनके पार्टी में जब लोग रहते हैं तो गंदे रहते हैं, चरित्र में उनके सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर धर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम तो हर धर्म की बात कर रहे हैं, सब में समानता की बात कर रहे हैं। तो क्या अजय वर्मा जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूसीसी का समर्थन करते हैं? आप एक्सेप्ट कीजिए, सब धर्म के लिए एक नाम कानून होना चाहिए, पूरे देश में 1 नेशन 1 नियम 1 लॉ होना चाहिए। इस पे भी आपको अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। और दूसरी बात, एक अच्छा आपने ब्रेकिंग चलाया एनएसयूआई का, कन्हैया कुमार जी उसके प्रभारी बनाए गए। आपको हाल में ही जून में 2022 में कर्नाटक में इसी एनएसयूआई ने बड़े कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था। और एनएसयूआई का बीइंग ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट के लिए सम्मान है, लेकिन उसमें उसके कार्य प्रणाली पे हमेशा इस देश में कंट्रोवर्सी हुई है। और 2024 की बात कर, 22 और 24 में ज्यादा अंतर नहीं है मैम, 1 साल का ही अंतर है। लेकिन यह देखने का विषय है कि कांग्रेस किसको स्टूडेंट का प्रभारी अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रभारी बना रही है। उस कन्हैया कुमार को जो आए दिन इस देश में विवाद के लिए जाने जाते हैं। तो ये नीति स्पष्ट है। राजेश शर्मा जी, अब इस वीडियो में जो कांग्रेस की तरफ से एनिमेटेड जो ट्विटर पे डाला गया है, अब उसमें वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप ईडी और सीबीआई से लोगों को डराते हैं और नफरत फैलाते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी सही है और उसके यहाँ ईडी आ जाए, सीबी आ जाए, कोई भी जांच की एजेंसी आ जाए, अगर उसके यहाँ कुछ है ही नहीं तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। जिनको प्रॉब्लम होती है वो इकट्ठे होते हैं, बिहार में मीटिंग करते हैं, कहीं और मीटिंग करते हैं, बचने की बातें करते हैं, वो सिर्फ उसी चीज के लिए है, ये सबको पता है और कोई कारण नहीं है। पर इस वीडियो में एक चीज जो समझ में आ रहा है कि आप प्रधानमंत्री पे तो कार्टून बना सकते हैं, पर एक कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, ये बहुत क्लियर समझ में आता है। क्योंकि इनके यहाँ पे तो किसी तरह से राजस्थान में इनके मंत्री कहते हैं कि हम रेप में नंबर 1 हैं और ये राजस्थान मर्दों का स्टेट है। ये है इनकी मोहब्बत। ये इस देश में बहुत अहम सवाल आपने छेड़ा प्रेम कुमार जी। अब राजेश जी बहुत सही कह रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि आप तो प्रधानमंत्री पर कार्टून बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कार्टून को प्रधानमंत्री थोड़े बना दीजिएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो वो
प्रकारांतर से राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, तो ये आप दोनों को मुबारक हो। हम तो नहीं मानते कि राहुल गांधी को कोई कार्टून उन्होंने बोले। नाम नहीं लिया प्रेम कुमार जी। हाँ, तो और किसको बोला? नाम नहीं लिया। और क्या वो कह है रहे कि किसी बोला भी क्या? कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। तो फिर वो अप्रासंगिक बात पर हम क्यों बात करें? हाँ। अब हम बोले कि किसी कुछ भी चीज को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। हाँ। संवैधानिक तरीके से जिसको बना सकते हैं वही बनेगा ना। हाँ। कार्टून तो ऐसा कैरेक्टर है जो नहीं बन सकता। हाँ। लेकिन जब आप कह रहे हैं अप्रासंगिक तरीके से थोड़े बात होगी। हाँ। प्रासंगिकता तो यही है कि हाँ। आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के कंपेयर में राहुल गांधी को कहा है कार्टून कहा है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। गलत बात है ये। जी अजय कुमार जी, अजय वर्मा जी। मैडम देखिए, इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक गॉडसे के समर्थक और एक महात्मा गांधी के समर्थक। पीछे राहुल गांधी जी ने 3750 किलोमीटर की यात्रा की, देश के विभिन्न स्टेटों से जहां जहां यात्रा की, दूसरी यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं। जो लोगों के फीडबैक सिविल सोसाइटियों से, औरों से, जनता से, लोगों के वोटरों से, इवन भाजपा के कार्यकर्ताओं से आया बहुत सी जगह, तो वो सारी चीज़ों को निकालने के बाद ये नफरत और मोहब्बत की चीज़ें आपने देखा भी होगा सारे हिंदुस्तान में। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो दिखता है वो होता है। हमारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। हम तो सीधी सी बात करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, फिर बाद में आते हैं। आप हमने जब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि इस देश में ठीक नहीं चल रहा है, तो आप इंसिडेंट उठा के देख लीजिए। जहाँ तक सफाई की बात है, वो अभी मेरे भाई कह रहे थे, भाजपा प्रवक्ता, कि साहब देखिए, आप जब शुभेंदु अधिकारी का ईडी पोर्टल पे नाम होता है और मुकुल राय का नाम होता है, जैसे ही भाजपा नामक बीजेपी में आ जाते हैं और मशीन में आ जाते हैं, साफ हो गए, ईडी पोर्टल से हो जाता है। मुख्यमंत्री आसाम का नाम पानी घोटाले में होता है, भाजपा में आते ही वो पोर्टल साफ हो जाता है। मामा शिवराज का व्यापम घोटाला बिल्कुल साफ हो जाता है। रमन सिंह का खाद्यान्न घोटाला साफ हो जाता है। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला जो माइनिंग का, हजारों करोड़ का, 2500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बनने को येदुरप्पा साहब के यहाँ एक विधायक कहता है, वो साफ हो जाता है। तो जनता ने, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जनता ने एक जवाब दिया। हम देखिए हिमाचल जीते हैं, हम महाराष्ट्र, हम अभी महाराष्ट्र को इनको पीड़ा नहीं पची तो इन्होंने तोड़फोड़ कर दी अपने ऑपरेशन लोटस के तहत। अब आप आने वाले 5 चुनावों की बात करिए, फिर लोकसभा की बात करिए। अभी हम राजस्थान जीतेंगे मजबूत टूट बहुमत से, छत्तीसगढ़ रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश में इनको हरा के जीतेंगे और तेलंगाना में बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और मिजोरम। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जनता और जनता के देवतुल्य वोटर इन स्टेटों के और जनता की नीति और जनता की मांग के अनुरूप कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। हमने तो केवल कुछ जल्दी से ऋषभ तिवारी दिखाने की कोशिश की है। अगर हम असलियत बताने लगेंगे, प्रीति जी, इन्होंने महाराष्ट्र कहा, महाराष्ट्र में हम जीते। जी नहीं सर, महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट जीती थी और सत्ता भोग के लिए फूट आपने डाला था, तोड़ फोड़ की राजनीति सत्ता सुख के लिए आपने करी थी। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा एक विषय लेकर आते हैं प्रीति जी कि हम मोहब्बत चला रहे हैं। मोहब्बत आपके डॉक्यूमेंट्री में जो उन्होंने निकाला है, जो आपने चलाया, उसमें कहा कि मैं सत्ता में इसलिए हूं क्योंकि लोग मेरे नफरत से डरते हैं। जी नहीं, मोदी जी सत्ता में इसलिए है क्योंकि जनता के दिल में बसते हैं। मोदी जी सत्ता में इसलिए है कि 125 करोड़, उस समय जनता से लेकर 140 करोड़ जनता की वो बात करते हैं। मोदी जी सत्ता में इसलिए है कि लोगों के घर में जल देते हैं। मोदी जी सत्ता में इसलिए है कि लोगों को आयुष्मान योजना देते हैं। मोदी जी सत्ता में इसलिए है कि गरीब मां को पेंशन देते हैं। मोदी जी सत्ता में इसलिए है कि गरीबों को राहत देते हैं। कोई नफरत का राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन मैं पूछता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो 84 पे, यूसीसी पे, ट्रिपल तलाक पे अभी तक क्यों क्लियर विजन लेकर नहीं आती है। ये नफरत कांग्रेस। प्रीति जी 2004 से लेकर तथ्यात्मक बातों पे आते हैं। भाषण देने से राजनीति और देश नहीं चलता, भाषण देने से कुछ चीजें हो सकती हैं। 2004 से लेकर 14 तक ईडी का ईडी ने 2004 से 14, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, ईडी की जवाब दे रहा हूं। 2004 से 14 तक केवल 98 मुकदमे दर्ज थे ईडी में, और 14 से लेकर 23 तक 30,095 मुकदमे दर्ज, जिसमें बीजेपी का किसी नेता में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कांग्रेस से ज्यादा, और कन्वेक्शन रेट भी उठा के देखें, सिवाय इनके इनको डराना, झूठ बोलना, इनके वीर, इनके बयान भी जागरूक हो जाते हैं। ऑपरेशन लोटस ने किस तरह तबाही मचाई गोवा में, किस तरह तबाही मचाई कर्नाटक में, किस तरह तबाही मचाई मध्य प्रदेश में, किस तरह राजस्थान को खंडित करना चाहते हैं।
ये विखंडित करने वाले लोग हैं, ये बांटने वाले लोग हैं, ये नफरत करने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान का हर बच्चा कह रहा है। ये छोड़ दीजिए इनके प्रोपोगेंडिस्ट और इनके एक्टिविस्टों को। अजय वर्मा जी प्लीज। प्रेम कुमार जी, 6 महीने से जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद तकरीबन भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिए धीरे धीरे राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही गया है। अब ऐसे में जिस भी मीटिंग में वो जाते हैं, अब हालिया समय में जितने भी विपक्षी पार्टियों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई है उसमें बड़े बड़े जो भी जहां भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो पहुंचे हैं, वहां पर भी राहुल गांधी ने एक ही बात कही है कि हम 2024 में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं इसी की बताने जा रहा था। बहुत जर्नलिस्टिक अप्रोच चाहिए इसमें। प्रेम कुमार, एक बार प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। देखिए प्रीति जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद व्यक्तिगत रूप से भी राहुल गांधी के प्रति नजरिए में बदलाव आया और राजनीति भी बदली कि पब्लिक कनेक्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ा। अब सभी पार्टियों को लगता है कि जनता से कनेक्ट हो करके, जनता के बीच जा करके राजनीति करने की दोबारा से जरूरत आ पड़ी है। एक ये मोहब्बत की दुकान खोलने की बात, इसकी तमाम आलोचनाएं भाजपा या हमारे साथी मित्र पैनलिस्ट करें, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करना तो गलत नहीं हो सकता है ना। भले आप उनके ऊपर भी दो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत की बात की जानी चाहिए। और दूसरी बात है कि आज जैसे हम कांग्रेस के ऐड पर बात कर रहे हैं, ऐड तो पहले भी निकला करता था, लेकिन पहले बात नहीं होती थी, वो खबर नहीं बनती थी, अब बन रही है। तो इसलिए कि राहुल वाली बात में कहा कि ठीक है राहुल गांधी को कार्टून बता रहे हैं, लेकिन राजेश वर्मा जी ने अभी माफ कीजिएगा शर्मा जी ने, उन्होंने सीधा सीधा एक्सेप्ट किया कि चलिए आपने इस वीडियो में प्रधानमंत्री को कार्टून दिखाया है, बताया, उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई कार्टून प्रधानमंत्री, जब उन्हें आपत्ति नहीं तो आप ही कह रहे कार्टून है ये, तो कार्टून में तो राहुल गांधी को भी कार्टून बोला जा सकता है अगर आप ये सोचते हैं तो। मैंने क्या ऐसा कुछ कह दिया? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे। मैं तो इस बात का विरोध कर रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई कार्टून नहीं बन सकता है और इस संदर्भ में बात कर रहे हैं जो एनिमेशन दिख रहा है, तब मैं कह रहा हूं कि यहाँ दो व्यक्ति हैं और बोलना हो तो खुलकर बोलिए, और नहीं बोल रहे हैं तो जो गैर औचित्यहीन बात पर हम क्या टिप्पणी करें। अगर आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं कार्टून तो आपको माफी मांगनी चाहिए, गलत बात कह रहे हैं आप। जिम्मेदारी से पूछता हूं, आपने कहा कि बात अगर मोहब्बत की हो रही है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, मोहब्बत की बात कीजिए, शांति की बात कीजिए, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा इस देश में। अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं तो आपकी नीयत और नीति क्लियर होनी चाहिए, जो नहीं है वो मैं नहीं कर रहा, देश का इतिहास कह रहा है और वर्तमान भी कह रहा है। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, इतना मोहब्बत आपके अंदर है, तो केरल पे होने वाली हिंसा पर जवाब दे। केरल पे जो मन्ना डे की हिंसा हुई उस पर जवाब दे, जो केरल के त्रिशूर में सरेआम जवाब दे, जो बंगाल में हिंसा होती है उस पर जवाब दे। केवल मोहब्बत वहां जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहां प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कभी कहा। घूमे हैं पहलवानों पर एक शब्द नहीं बोली, वो बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं और 4 किलोमीटर दूर पोडियम में साफ फोटो सेशन कराने आ जाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी का दोहरा मापदंड कि उन बेटियों को उस बलात्कारी बाबा और बलात्कारी एमपीओ से नहीं बचाया जाता। वो भी भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में आशाराम के ये शिष्य है, ब्रजभूषण के ये शिष्य है, कुलदीप सेंगर इनकी विचारधारा, कुलदीप सेंगर इनकी विचारधारा, वोट से इनके पुजारी, वोट से इनके देवता। भाई आखिर ये किसको बोलेंगे? ये भारत है, शांति का स्तूप है, शांति का देश है। आप शांति रखिए। सुबह एक मोहब्बत का वीडियो आता है और शाम को कन्हैया कुमार, जो कि मोहब्बत के मामले में 2 फरवरी 2016 को जिसने पूरे देश को शर्मसार किया था, उसने जो आयोजन किया था जहां पे ये नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे और जहां पे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जिसका कर्णधार ये कन्हैया कुमार है, जिसके ऊपर में कोर्ट में केस चला है। वो आदमी आज उसका जो दोस्त है उमर खालिद आज भी जेल में है, उसके जो और साथी थे जो 10 लोग थे उसमें से भी कई लोग आज भी जेल में हैं। उन लोगों का साथी को आज एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये लोग मोहब्बत की बातें करते हैं। भारत की जनता से मोहब्बत करनी है तो घर का दे देते, उनको नल दे देते, जल दे देते, उनको आरोग्य दे देते, उनको बाकी सारी चीजें, बिजली, गैस,
बैंक सी बात सुन अकाउंट, लीजिए। इंश्योरेंस, राजेश राशन, जी, ये सब दे राजेश जी, देते आपको तो प्यार होता। एक शर्मा सेकंड जी, काम बहुत करें। छोटी सी बात बोल रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं कि उस घटना के आयोजक कन्हैया कुमार थे, जिसमें वो देश विरोधी नारे लगे थे। और आयोजक होना गुनाह है, तो आयोजक होना वहां भी गुनाह था दिल्ली में, जबकि वो हमारे एडवोकेट अवधेश जी उपाध्याय जी जो आयोजन करते हैं और उसमें मूल्य काटे जाएंगे के नारे लगाए गए थे, वो भी आयोजक होने पर गुनाह होता है। अरे उनको अध्यक्ष बनाया आपने NSUI का। आपने उपने नहीं सुन अरे लीजिए आज पहली बात। NSUI का अध्यक्ष बनाया है, चिल्लाना ही शर्मा काम जी है, है पूरी चिल्लाइए। कांग्रेस को, पूरे मैंने देश तो संसार लॉजिक कर रखा दिया है। इन्होंने, ऐसे आदमी को बना कर अरे अगर गलत किया, देश के विरोध में कुछ बोला है, तो आज तक वो जेल में क्यों नहीं है? बाहर अरे क्यों? मोहब्बत की तो बातें करते इसलिए हैं। गलत बातें नहीं कही। कन्हैया कुमार की जुबान से एक भी देश के विरोध में अगर एक भी लाइन सुना दिया जाए, मैं जानता हूं कन्हैया कुमार को। अरे मोहब्बत का अगर इतना फेवर है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट दे। को गुंडा कहने यूनिफॉर्म वाला सिविल वही कोड कन्हैया आज तक कुमार लागू नहीं सरेआम हुआ, कहा आपके है। कहने से सपोर्ट भारत दिया के जाएगा। सेना को गुंडा कहा है यूनिफॉर्म उन्होंने, सिविल भारत कोड- के सेना को बलात्कारी कहा है यूनिफॉर्म उसने, सिविल कोड और एक सरेआम डिफरेंट कहा है। आज तक ये नहीं पता चला वो RDX 350 किलो कहां से आया, वो एयरलिफ्टिंग, वो बालाकोट का किस तरह से। सतपाल मलिक को सुन लीजिए, गवर्नर साहब को शर्म करनी चाहिए। अच्छा, सतपाल मलिक साहब अच्छा, गवर्नर को, सर्जिकल ये जो स्ट्राइक को प्रोपोगंडिस्ट पूछने बैठे वाले- हैं, एक सेकंड, ये जो भाजपा एक के सेकंड। मुखौटे चेहरे हैं, ठीक है, सर्जिकल एक स्ट्राइक सेकंड, पर सवाल एक खड़ा सेकंड, करने ऋषभ तिवारी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल ऋषभ खड़ा करने तिवारी। वाले देशद्रोही कांग्रेस, ऋषभ तिवारी, देशद्रोही ऋषभ तिवारी, कांग्रेस, प्लीज। देशद्रोही कांग्रेस, ये गॉड देशद्रोही कांग्रेस, ये आसाराम सेना- का शिष्य है। सेना के ये विश्वासघात प्रदूषण के करने वाली चरण कांग्रेस, चुंबक करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी ये कांग्रेस, सोच, भ्रष्टाचारी ये आसाराम कांग्रेस, चरण छूने वाले लोग। देशद्रोही कांग्रेस। नाचो नाचो, अच्छा, ड्रामा। नाचो, ठीक है, ठीक है, नाचो। वाह, वाह, वाह। बाबा के साथ नाचो वाह, भाई, वाह, आपके वाह, नेता, वाह। भारत के भगवान नेता श्री विजय हर जी बलात्कार में जेल वाह, जाते। वाह। शर्म करो, वाह, वाह, निंदनीय बहुत अच्छा, निंदनीय है, निंदनीय एक है। और स्टेट की है वो जनता बेटियां बचाएगा। गोल्ड मेडल लाती है 196 कंट्रियों में, उस जनता- बलात्कारी एमपी को जनता बचाने के बचाएगी चक्कर आपको। में। बखूबी शर्म बचाएगी, करो, शर्म सबसे करो, मत लीजिए। निंदनीय है। हर बेटी जवाब देगी एक बार 2024 और के सर, चुनाव में। एक बार आप थोड़ा हाथ हिलाइए ना, 70 बड़ा करोड़ अच्छा महिलाएं लगा। जवाब देंगी आपको, ये मैं सर, नहीं बड़ा कह रहा। अच्छा डांस ये करते हैं, भारत एक बार की और महिलाएं कीजिएगा। कह रही हैं और सर, भाजपा एक के बार नेता हाथ भी कह हिलाइए, रहे हैं। राजेश शर्मा जी, राजेश जवाब शर्मा जी। महिलाओं के बारे में बोलने दीजिए। राजेश शर्मा। आज महिलाओं के जवाब बारे में मैं कहूं, तो मिलना ही चाहिए। आज तो महिलाओं के हाथ बारे में रखो। मैं कहूंगा, यूसीसी एक ऐसा कानून है जो मुस्लिम महिलाओं को न्याय देगा। अरे भाई, कितने बलात्कारी एमपी और एमएलए हैं कृपया मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांत समय की रहिए। तरफ जाना पड़ेगा, समय मैं कम आपको एक चीज बताऊं, मुस्लिम महिलाएं यूसीसी चाहती हैं। ठीक है, आज समय कम मुस्लिम है। पर्सनल लॉ बोर्ड ला करके समय कम है, तलाक, समय कम है, जलालत, भत्ता, समय कम है, सब चीजों से समय उनको कम है। बेदखल फाइनल करने कमेंट वाले प्रेम कुमार लोग। जी। फाइनल कमेंट प्रेम कुमार जी, हमारे पास समय कम है। प्रीति जी, लेकिन अगले बार इंडिया का सवाल कीजिएगा, डीजे पे सवाल कीजिएगा। प्रेम इनका कुमार। डांस बहाने देखने से में बलात्कारियों को कुमार जी। टिकट दिया जाता है, बहुत मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट डीजे पे सरकार सवाल लगाता है। वाह, 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 वाह। मोहब्बत की बोलने बात दीजिए, का बोलने हमेशा दीजिए। स्वागत आपका होना भी टर्न चाहिए। आएगा, आपका भी टर्न मोहब्बत की आएगा। बात का हमेशा स्वागत होना चाहिए और देश एकजुट रहे, सामाजिक समरसता रहे, नफरती नारों से दूर रहे। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोड ऑफ कंडक्ट तय कीजिए कि नफरत की बात जो है हम रोकेंगे, किसी को नफरती भाषा बोलने नहीं देंगे। ये एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए, पहल भारतीय जनता पार्टी ठीक है, करेगी। अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, इस देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चलेगी कुछ समय के लिए। गॉडसे जैसे आतंकवादी और उसकी विचारधारा चल सकती है, लेकिन जीत महात्मा गांधी की होगी, जीत नफरत की नहीं होगी, जीत मोहब्बत की होगी, जीत शांति की होगी, जीत भारत की होगी। ठीक है, राजेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जिन्होंने देश में दंगे इतने सारे कराए कि हम पिछले 65 साल का इतिहास देखें तो गरीबी, दंगे और घोटालों की सरकार रही। आज 1973 में ये पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आ जाते हैं, फिर शाहबानू में सुप्रीम कोर्ट का उल्टा कर देते हैं, यूसीसी को सपोर्ट नहीं करते हैं और किसी भी तरीके से हिंदू टेरर नाम चालू कर देते हैं, इस्लाम खतरे में बोल करके पहले देश को बांट दिया, फिर आज समाज को बांटने की बातें कर रहे हैं। ये लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे, आज के दिन सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, हर किसी को घर मिल रहा है, हर किसी को जल मिल रहा है, ऋषभ हर तिवारी, किसी को फाइनल मिल कमेंट। रहा है, बिना ऋषभ तिवारी, फाइनल देखिए, कमेंट। एक ऋषि कपूर का बहुत अच्छा गाना था, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो भाई साहब, हम भी प्यार करते हैं, लेकिन हमारा प्यार मातृभूमि से है, आपका प्यार सत्ता भोग से है। जनता इसको समझती है और बखूबी जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में इंडिया के सवाल में आए। और आपने देखा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन
जो सरगर्मियां हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ जो गेस्ट के तौर पर तमाम पॉलिटिशियंस, जो एक्सपर्ट हैं, प्रवक्ता हैं, हम यहाँ पर आए, उनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि अभी से तैयारी जोरों पर है। 2024 में हालांकि क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में सुबह शाम रात दिन उठापटक हो रहा है, ऐसे में ये बहुत देखने वाली बात है कि क्या बड़े बदलाव होंगे 2024 के पहले, या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।